Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. भाई और बहनों, नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 1 लाख पॉलीथीन बैग इधर उधर फेंके जाते हैं। अब गुल्लू पूछता है, खाली बैग फेंके जाते हैं? मैंने कहा नहीं यार, उसमें केले, सेब, घड़ियां, किताबें, मतलब जो भी शॉपिंग करके लाते हैं एज इट इज फेंक देते हैं। अब गुल्लू कहता है ये कैसे हो सकता है, लोग सामान निकाल कर खाली लिफाफे इधर उधर फेंकते होंगे। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, खाली पॉलीथीन के बैग इधर उधर फेंक देते हैं, कितनी बेवकूफ़ी है। गुल्लू कहता बेवकूफ़ी तो तब होती है अगर सामान सहित सारा कुछ फेंक देते हो। एक आईएएस अफसर के पास कितना बड़ा महकमा है, इस बात से पता चलता है कि वो कितनी कम स्माइल देता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट बहुत बड़ी स्माइल दे दे तो समझ लो कि इस 31 को रिटायर होने वाला या पिछले महीने रिटायर हो चुका है। नेताजी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उनको पता होता है कि सिवाय मुस्कुराहट के मेरे पास अपनी इनएफिशिएंसी छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने किसी पुलिस वाले को आज तक मुस्कुराते नहीं देखा। बस जब कोई आकर ये बताता है साहब आपके इलाके में लाश मिली है, आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। एक बार मैं एक सरकारी समारोह में प्रोग्राम देने के लिए चला गया। वहाँ के जो इंचार्ज साहब थे वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने कहा कि यहाँ मंत्री जी ने आना है, आपने जो चुटकुले भी स्टेज पे सुनाने हैं पहले मुझे जल्दी जल्दी सुना दो। उन्होंने अपनी फाइल निकाल ली, मैंने जल्दी से अपना चुटकुला सुनाया, वो कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। मैंने अगला चुटकुला फिर सुनाया, 3-4 बार उन्होंने ऐसे ही रिएक्शन दिया। तो मैंने उनके पीए से पूछा भाई इनको मेरे चुटकुले पसंद भी आ रहे हैं? वो कहता ये तो बहुत हंस रहे हैं, कहीं इनका पेट ही खराब ना हो जाए। एक आदमी के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई और वो मर गया। तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये कैसा अजीब आदमी है, इसके ऊपर बिजली गिरी है और ये मुस्कुरा रहा है। तो किसी ने बताया भाई ये तो कोई बहुत पुराना एक्टर है, इसने सोचा जब बिजली गिरी है तो शायद कोई फोटो ले रहा है। ब्रिटेन में पिछले नवंबर से पब्स और बार को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी गई। कई लोगों ने बड़ा शोर मचाया यार, इससे तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक क्राइम आगे से भी बढ़ा है। एक कारण यह भी हो सकता है कि क्राइम करने वाले पीने पिलाने में इतने बिजी हो गए कि उनको क्राइम करना याद नहीं रहा। अगर 24 घंटे शराब के ठेके खोलने का एक्सपेरिमेंट ब्रिटेन में कामयाब हो सकता है तो मेरे ख्याल यहाँ भी ट्राई करना चाहिए। अरे ओ पीटर, साला तेरे को धीरू भाई को टपकाने के वास्ते भेजा था, तू गया क्यों नहीं रे? मुझे माफ करना बॉस, 5 पैक पीने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं बैठा कहाँ हूँ, और मेरी तो किसी ने पिस्टल भी छीन ली है। माँ कसम, जिस किसी ने मेरी पिस्टल छीनी है ना, मैं उसका खून कर डालूंगा। खून क्या डालूंगा? एक पिस्टल तो तेरे से संभाला नहीं जाता, खून क्या खर्च करेगा तू? और साला जब तक ये शराब खाने 11 बजे के बाद बंद नहीं होते हमारा धंधा तो साला चल ही नहीं सकता। बॉस हम आपको पहले बोला था कि इस काम के वास्ते राधे श्याम को एंगेज करने का। वो धीरू भाई को एकदम टपका डालता। अच्छा, अगर वो भी साला 4-5 पैक लगा के लुढ़क जाएगा तो? नहीं बॉस, एक तो साला जब तक ये शराब खाने 11 बजे के बाद बंद नहीं होते अब उनका धंधा साला। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ओवरऑल हिंसक वारदातों में 21% की कमी आई। हो सकता है कि ये आंकड़े ठीक हो, लेकिन मुझे ये भी शक होता है कि कहीं ये आंकड़े किसी ने बियर बार में बैठ के बियर पी के नहीं लिया। मैडम, मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है ये पूछने के लिए कि 3 औरतें एक साथ चुपचाप बैठी हुई हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है? हम सोच रहे हैं। अच्छा मैडम, अगर मैं ऐसा जाकर मैनेजर साहब को बोलूँगा तो वो मुझे कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, जाओ इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। ओके मैम। ओके लेडीज, तो हर पीड़ा का एक ही इलाज है, बाबा देवानंद का योग। योग करें नीरू। लेकिन मिसेस शर्मा, ये बाबा देवानंद मिलेंगे कहाँ हमें?
अरे टीवी का रिमोट उठाओ, कोई भी बटन दबाओ और योग ही योग पाओ। पिछले हफ्ते हमारे सहारनपुर भी आए थे, बस एक ही दिन में वापस चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे सहारनपुर में किसी को रोग ही नहीं होता, यू नो। इस देश में तो हर बाबा किसी न किसी पुर में तो हमेशा होते हैं। जौनपुर, रामपुर या फिर सहारनपुर। सर्कस वालों की तरह कभी भी दो बाबा एक टाइम में एक शहर में नहीं पाए जाते। सर्कस से याद आया, शहर में सर्कस लगा हुआ है। रियली? तो क्या है ना मिसेस शर्मा, आजकल मेरे हस्बैंड का सस्पेंड चल रहा है, तो शहर में क्या होता है वो पता ही नहीं चलता। वरना सर्कस हो या फिल्म फेयर अवार्ड्स, घर पे पासेस तो पहुंच ही जाते हैं। ओह या, अब सर्कस में देखने के लिए बचा ही क्या है? ना हाथी, ना शेर, ना भालू, ना बंदर। ओह, आई लव मंकीज। रियली? तभी तुम्हारी शक्ल उनसे मिलती है। आई डोंट लाइक दिस जोक। इट वाज़न्ट अ जोक। एनीवेज, हम क्या बात कर रहे थे? सर्कस में अब देखने के लिए बचा ही क्या है? क्यों? रशियन लड़कियां तो है। रशियन लड़कियां? तभी मैं कहूँ, मेरे हस्बैंड के पॉकेट से 3 बार सर्कस के टिकट क्यों निकले? तुम्हारे हस्बैंड टिकट खरीद कर सर्कस देखते हैं? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा टिकट लेकर लोग उन्हें देखने आते हैं? आई टेल यू मिसेस शर्मा, इन हस्बैंड्स की वजह से है ना हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन बढ़ गई है। सही बात है, और टेंशन दूर करने के लिए ना बस एक ही इलाज है, बाबा देवानंद का योग। हाँ, मेरी फ्रेंड की एक सिस्टर थी, उसकी 2 साल से पीठ सीधी नहीं हो पा रही थी। बस बाबा जी ने उसकी पीठ पर जरा सा हाथ फिराया और वो एकदम सीधी हो गई, और आजकल तो दौड़ी दौड़ी रोज बाबा जी के पास पहुंच जाती है। मैंने तो ये भी सुना है कि योग में इतनी ताकत होती है कि बूढ़े लोगों को भी जवान कर देता है। फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। नॉनसेंस, तुम अपने आप को क्या समझती हो? 16 साल की जवान कमसिन लड़की। मन से जवान होना चाहिए, तन से क्या होता है? वैसे भी मैं तुम दोनों से ज्यादा यंग लगती हूँ। हाँ, मिसेस शर्मा, मैं तो भूल ही गई आपको बोलना। कल ही सलमान खान का मुझे फोन आया था, इसका नंबर मांग रहा था। उनको मिस कॉल जो देना था मिस सहारनपुर को। ऐसे तो 100 लोगों की मिस्ड कॉल मुझे रोज आती है। अच्छा, फिर रात को तुम उन सबको बैठकर फोन लगाती होगी? लगाती हूँ। तो कुछ नहीं, बेचारे तुम्हारा नंबर देखते ही फोन ऑफ कर देते और फिर फेंक देते। ये तुम लोग नहीं, तुम लोगों की फ्रस्ट्रेशन बोल रही हूँ। अब तुम दोनों का एक ही इलाज है, बाबा देवानंद जी का योग। सही बोल रही हो, योग ही हमें बचा सकता है। प्राणायाम करिए, काम पे चलिए। वाह, तब तो मैं मेरे हस्बैंड को भी साथ में लेके जाऊंगी। तुम्हारे हस्बैंड को प्राणायाम की क्या जरूरत पड़ गई? ओ मिसेस शर्मा, आप ही ने मुझसे अभी कहा प्राणायाम करो, काम पे चलो। अरे वो कब से घर पे बैठा है, प्राणायाम करेगा काम पे जाएगा। वैसे चैम्प्स, यू नो, मेरे हस्बैंड एक बात बिल्कुल सही बोलते हैं कि ये प्रवचन, ये प्राणायाम शिविर, ये सब जरूर अटेंड करना चाहिए। यू नो, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। फिर तुम्हारे हस्बैंड सर्कस में क्यों जाते हैं? बंदर गुलाटी खाना थोड़ी भूलता है। शांत रहिए, ये रेस्टोरेंट है, कोई सर्कस नहीं। हेलो, हाय, वेलकम। मेरा मतलब है नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, वीआईपी हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। सर माफ़ करना, आपको देख के मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ ना। कोई बात नहीं, मुझे देखकर बड़े बड़े लोग नर्वस हो जाते हैं। टीवी पर आपकी रिपोर्ट्स देखकर? नहीं, मेरी शक्ल देख के। अच्छा सनसनी जी, ये बताइए कि जर्नलिज्म इतना बड़ा फील्ड है, आप फिल्म जर्नलिस्ट बन सकते थे, स्पोर्ट्स कवर कर सकते थे या बिजनेस कवर कर सकते थे, आप क्राइम रिपोर्टर ही क्यों बने? क्योंकि मेरी शक्ल कई अपराधियों से मिलती है। लोग प्यार से मुझे पूछ लेते हैं, भाईजान जेल से कब आए? अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे पहला क्राइम कब किया? क्या मतलब? मेरा मतलब है आपने पहली क्राइम स्टोरी कब की? वो जी, अपनी तरफ से तो मैंने एक लीडर की चमचागिरी करनी चाहिए। मैंने सोचा कि उसकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि नेता करता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है, जाता कहाँ है।
फिर क्या, जब वो टेलीकास्ट हुई तो लोगों ने महसूस किया ये तो लीडर के काले कारनामों का खुला चिट्ठा है। मतलब ये अपने आप क्राइम स्टोरी बन गई। और हम ऑटोमेटिकली क्राइम रिपोर्टर। अच्छा सनसनी जी, ये बताइए आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? वो मैडम रिपोर्ट तो आम ही होती है, इन्वेस्टिगेटिव तो उसको बनाना पड़ता। अच्छा वो कैसे? जैसे ही हमारी कैमरा टीम वहां पे पहुंची, लाखों का माल ट्रक पे लादा जा रहा था और हमारे कैमरे देखते ही गैंग लीडर वहां से भाग खड़ी हुई। एक्चुअल में क्या हुआ था? नहीं होना क्या था जी, वो कैमरा टीम अचानक नहीं पहुंची थी, वो तो वैसे ही वहां कैमरा ठीक कराने गए थे। और जो ट्रक पे लाखों का माल था? और लाखों का माल क्या जी, वो तो ट्रक पे लकड़ी लाद रहे थे। आजकल लकड़ी इतनी महंगी है, लाखों में आती है, हजारों में तो आती नहीं है। अच्छा, और वो जो गैंग लीडर जो आपके कैमरा को देख के भाग गई थी? वो तो इसलिए भाग खड़ी हुई थी कि उसने मेकअप नहीं करवाया था, वो कैमरा देख के भाग खड़ी हुई, मेकअप मेकअप मेकअप। अच्छा आप ये बताएं सर, आप इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, आज तक किसी पर भी असर हुआ है? पुलिस कोई एक्शन लेती है? चैनल वाले कई बार डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं जी। वो कैसे? मुझे कई बार निकाल चुके हैं। देखिए वो बिल्कुल नेचुरल है, जस्टिफाइड है। आपकी रिपोर्ट्स होती ही ऐसी हैं, पता नहीं चलता कि आप पुलिस की साइड पे हैं या क्रिमिनल्स की साइड पे हैं। इसी को तो कहते हैं अनबायस्ड जर्नलिज्म, निष्पक्ष पत्रकारिता। नहीं, पर रिपोर्ट से ये तो पता चलना चाहिए कि ये पुलिस की स्टोरी है या क्रिमिनल्स की स्टोरी है। कई बार उनके कारनामों में कोई फर्क नहीं होता, तो हमारी रिपोर्टिंग में क्या फर्क आएगा? ये सप्ताह जो आज से शुरू होने जा रहा है, ये शादीशुदा आदमियों के लिए एक किस्म के खतरे की घंटी है, क्योंकि शुक्र पर शनि की और शनि पर मंगल की विपरीत छाया पड़ रही है। शादीशुदा आदमी भूलकर भी अपना पर्स अपनी बीवी के सामने मत खोलें या रखें, इससे छीना झपटी हो सकती है और छीना झपटी में आपकी आंख भी जा सकती है। बीवी के साथ जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो बिना जेब वाले कपड़े पहन के जाएं। अगर एक आध जेब हो भी तो उसमें पैसे मत रखिए, क्योंकि देश में नए नए मॉल बन रहे हैं, नई नई मार्केट्स बन रही हैं, जगह जगह सेल लगी हुई है और कर्ज के भार से आप आत्महत्या भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उपाय नोट करिए, 2 किलो काली दाल, 1 किलो नमक और 1 झाड़ू लाल लिफाफे में डालिए और उसके ऊपर एक धागे से अपना क्रेडिट कार्ड बांध दीजिए और चलते पानी में बहा दीजिए। आने वाले 6 महीने में आपकी बीवी शॉपिंग नहीं करनी जाएगी। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि एक सेल डिस्काउंट का बैनर ले लें जिस पे कम से कम 50% डिस्काउंट लिखा हो, उसमें नारियल बांधिए और अपने घर के पिछले दरवाजे के ऊपर टांग दीजिए। आपकी वाइफ को सेल से टेम्परेरी एलर्जी हो जाएगी। हेलो, हाँ जी, क्या समस्या है? तो आपने बहा दिया? तो आपकी बीवी ने शॉपिंग करना छोड़ दिया? तो फिर अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैंने जोश में आकर 2 किलो दाल की बजाय 20 किलो दाल मांगी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा असर ज्यादा हो जाएगा। बीवी शॉपिंग में इतना तुरंत हो गई है, उसने घर का पुराना सामान जो खरीदा हुआ था जी, वो भी बेचने लग गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाइए, एक और उपाय कर देंगे। तो मैं भी आपके यहाँ नहीं आ सकता, मेरी समस्या है। क्यों नहीं आ सकते? ओह, तो दोस्तों अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपकी नई समस्याओं के साथ। ये जो आप बेलन देख रहे हैं, ये एक खास किस्म का बेलन है जो हमने नॉनसेंस लेबोरेटरीज में इन्वेंट किया है। तो बहुत साधारण लगता है। नहीं जी, ये देखने में साधारण लगता है, लेकिन एक खास मटेरियल से बना है। बैकेलाइट, पेपर, वुड और कई चीज़ों को मिलाकर 1500 डिग्री तक इसे गर्म किया जाता है और फिर लिक्विड नाइट्रोजन में से हम ठंडा करते हैं, तब जाके ये बेलन तैयार होता है। तो इससे क्या होता है? जो लेडीज इसे घर में इस्तेमाल करती हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो पक्का रोटियां गोल बनती होंगी और परोठे कड़क बनते होंगे, जिसको देखकर हस्बैंड खुश हो जाते होंगे। ये रोटियां गोल बनाने के लिए नहीं है। हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में झगड़ा हो जाए और बीवी शौहर के अगर 2-4 मार दे, उसको दर्द नहीं होगी। हम करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल जी। आप भी इसे घर ले जाइए, अपनी बीवी से कहिए आप पे ट्राई करें। मैं इसे घर ले जाके क्या करूंगा? क्यों? मेरी तो अभी शादी नहीं है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई?
जिंदा क्यों हूं मैं? ऐसी औलाद थी मेरी नसीब में। माँ, खबरदार, खबरदार जो तूने अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो। अरे पैदा होने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? इस दुनिया में आई क्यों तू? अरे लोग इस दिन के लिए औलाद मांगते हैं। हमने सोचा था कि तू मेरा और बाबूजी का नाम रोशन करेगी, लेकिन तूने तो हमें बड़े बाजार में नंगा कर दिया। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा कल मोही। रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे कि ऐसी बेटी है हमारी, ऐसी। और तेरे बाबूजी कहीं ये सब सुनकर उनका कलेजा ना फट जाए, कहीं उन्हें, शायद तेरे बाबूजी हैं। रामू काका, आपके पेट में कोई बात पचती नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझे? हार्ट के मरीज है ना। क्या बात है जी, बड़े थके थके से लग रहे हो। मैं आज तक कभी फ्रेश लगा हूँ, शादी के बाद हमेशा ऐसा ही हूँ। ये भी मेरा कसूर है? वैसे कोई खास वजह आज? लोगों के कुछ एथिक्स नहीं रह गए, असूल नहीं रह गए, लोगों की जुबान नहीं रह गई। रिश्वत के लिए 4 लाख इकट्ठे करके लेके गया था, कहते रात रात में रेट बदल गया, 6 लाख लेके आओ। अब ये रखो, 2 लाख और इंतजाम करो और फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इतनी महंगाई में 2 लाख रुपए और कहां से करेंगे? रामू काका, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कुछ कहना चाहते हो? देखो जी, ऐसे तो मेरी आदत नहीं है, मगर क्या करूं, रहा नहीं जा रहा। चंपा की माँ, क्या सुन रहा हूं मैं? वो मैं शायद वही जो रामू काका ने कहा होगा। हाँ? तुझे कोई खानदान की शर्म लिहाज है या नहीं? मैंने कितनी बार कहा था लड़की को सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सत्ता कौन है? तुम्हारे चाचा की लड़की डॉक्टर है, मामा की लड़कियां इंजीनियर्स हैं, और तुम्हारी अलीगढ़ वाली मौसी की लड़कियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। और ये क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन हम सारे खानदान में कहते फिरते थे कि हमारी चंपा आइटम डांसर बनेगी, क्लब में नाचेगी और फिल्मों के हॉट नंबर पर डांस करेगी। क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे म्यूजिक और डांस स्कूल भेजा था? इसी दिन के लिए? अरे आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर लड़कियां तो हमारे खानदान में 20 जो हैं। अगर एक नहीं थी तो आइटम डांसर। हमारे भी सपने थे कि बड़ी होकर तेरा भी कलियों को चमन खिले, तुझे भी कांटा लगे और तू गलियों गलियों गाती फिरी कि मेरी बेरी की बेर मत तोड़ो। मैं आइटम डांसर नहीं बनना चाहती। अगर तू आइटम डांसर नहीं बनना चाहती तो क्या बनना चाहती है? बाबूजी, मैं रामगढ़ की सरकारी पाठशाला में मास्टर नहीं बनना चाहती हूँ। वहाँ के छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे जीवन का रास्ता अब रामगढ़ की पगडंडी पर जाकर ही होगा। मैं जा रही हूँ। अगर तूने रामगढ़ जाना है मास्टर नहीं बनने के लिए तो मेरे सीने के ऊपर से पांव रख के जाना होगा। रुक जा चंपा, अगर तूने एक भी कदम घर से बाहर निकाला तो तुझे अपने बाबूजी का मुंह देखना होगा।
अब मुझे रामगढ़ की सरकारी पाठशाला में मास्टरनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा सुनो जी, अगर आपको हार्ट अटैक आ ही गया तो शरीर को छोड़ दो ना, और तुम कुछ कह रहे हो। वही कर रहा हूँ जी। और ये बाजी, आप रहने दो जी, मैं हूं ना, मैं कहती हूँ। तेरे बाबूजी कहना चाह रहे हैं कि मत कहने बाबूजी, यही ना, यही कहना चाहते हो ना? और ये भी कहना चाह रहे हैं कि मर गए तेरे बाबूजी। हो तू बाबूजी की बात क्यों नहीं मान लेती और ये फैसला कर ले कि तुझे टीचर नहीं, तुझे आइटम गर्ली बनना है। मेरे बचपन का सपना, मेरा गांव, मेरे बच्चे, सरकारी पाठशाला, हाथ में स्केल, नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, स्कूल में भीगे हुए चिपके बाल, कंधे पर लटका हुआ टूटा फूटा पर्स। चंपा, बेटा तेरे बाबूजी ने तुझे जन्म दिया है, और आज मैं झोली फैलाकर उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ तुमसे। हाँ कहते बेटी, बन जा आइटम डांसर।